कि तोर सिलेट तोर पेंसिल भाषा अक्षर गोटीगढ़ और छत्तीसगढ़ तैं आगू बढ़, छत्तीसगढ़ तैं आगू बढ़। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मेरे को छत्तीसगढ़ ही मेरे माँ के दूध के साथ मिला। मीर साहब से मिल लिया तो समझिए आपने छत्तीसगढ़ के गांव, साहित्य और संस्कृति को छू लिया। इस कड़ी में आज हमारे साथ शामिल हैं, इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने कविकार, साहित्यकार मीर अली मीर साहब। जय जोहार सर। जोहार, नमस्कार। सर, नंदा जहीरे कविता के बारे में सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा इस कविता से प्रेरित है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बड़ा दिलचस्प किस्सा कैसे हुआ, एक स्पोर्ट्स टीचर जो है वो कविता के क्षेत्र में कैसे आया, ये रुचि आप में कैसे आई? ये वाकई में वर्तमान परिवेश में आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें समाज से विलुप्त हो रही हैं जी। मैंने नंदाजही का पर्याय है विलुप्त हो जाएगी क्या जी। तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मैं एनसीसी का छात्र रहा, स्काउट का छात्र रहा, खेल कूद में जाता रहा जी। तो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से हमारी मुलाकात होती रही। जी। जैसे आप देख रहे हैं हम सुंदरकेरा गांव में आ रहे हैं, अगर टूर्नामेंट में इस गांव में आते तो हमारे साथ जो खिलाड़ी बच्चे होते उनको ये अपने अपने घरों में ले जाके भोजन कराते। वो भोजन की व्यवस्था भी हमारी सफल हो जाती और गांव के लोगों तक हमारी पहुंच बन जाती। तब जब गांव के लोगों के बीच पहुंचता था तो उनके मन के विचार, उनकी भावनात्मक इकाई से मेरा संपर्क होता था। और जब मैं ग्रामीण परिवेश में पूरा जीवन अपना जब बिताया तब मुझे बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगा कि अब ये चीज़ें विलुप्त न हो जाएं। तब ये विलुप्त की कगार को नापते हुए मैंने नंदाजही का ऐसा कह के एक चिंतन का गीत बनाया। जी, जी। जो आजकल काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। जी जी जी। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी पैदाइश जो है वो कहाँ से रही, आपकी प्रारंभिक शिक्षा किस तरह की रही? हाँ, मैं वैसे जन्मभूमि मेरी कवर्धा, जो आजकल कबीरधाम ज़िले के नाम से जाना जाता है। तीसरी क्लास तक मैं कवर्धा में पढ़ा, हटरीपारा स्कूल में। उस समय लाइट नहीं थी, उस ज़माने की बात करूं मैं। उसके बाद मैं वहाँ से 24 किलोमीटर दूर दसरंगपुर है, वहाँ राजा का बाड़ा है। अच्छा। वहाँ हमारे दादाजी मुख्तियार बने, रिटायरमेंट के बाद पटवारी थे। तो वहाँ मेरी 2 क्लास की शिक्षा हुई। फिर मैं अंडा, जो आजकल मेरे ख्याल से दुर्ग ज़िले से, उसके बाद लाटा बोर्ड बालोद ज़िले से, उसके बाद राजिम चला गया मैं श्याम नगर, जिसको पहले चचौत कहते थे। तो ग्रामीण परिवेश, वहाँ गौटिया के बाड़ा में हम लोग रहते थे। अच्छा। किसानों के साथ सीधा सीधा संवाद उन लोग जब करते थे तो वो मैं उसमें अपने मन में विचार करता था, इतनी सादगी, इतना सीधापन और छत्तीसगढ़ी भाषा में बातचीत करने का उनका अंदाज, ये मेरे घर कर गया। उसके बाद मैं वहीं पर राजिम बरोंडा बोलते, वहाँ मिडिल स्कूल पढ़ा। फिर हायर सेकेंडरी पढ़ने में साइकिल से राजिम आता था। अच्छा। तो हायर सेकेंडरी शिक्षा मेरी राजिम की है। कितनी दूरी हुआ करती थी उस 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर आप रोज साइकिल से साइकिल चलाते थे। और पहले तो कैंची फांस आती थी, फिर डंडी में चलाना सीखे। वो तो हायर सेकेंडरी करते करते सीट में चलाने के लिए सीखा मैं साइकिल। तो सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि परिवार में किस तरह का आपको सहयोग रहा, किस तरह का आपको सपोर्ट मिला? अगर आप, मेरे ख्याल से बचपन से ही आप कविताएं लिखते रहे होंगे, तो घर पे लोगों का रिस्पांस कैसा था जब आप उनको पढ़ के सुनाते थे या लिखते थे? तो अब घर में सबसे पहली तो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मेरे को छत्तीसगढ़ी मेरे माँ के दूध के साथ मिला। वाह, बहुत मैंने, मेरी माँ मुंगेली से 15 किलोमीटर दूर है एक गाँव दसरंगपुर, ये प्रतापपुर। प्रतापपुर गांव में एक गौटिया बेड़ा है, उसी परिवार में वो जन्म लेती हैं। जहाँ कन्हार का मिट्टी है, कीचड़ बहुत होता है वहाँ पर, 12 महीने लोग बच बच के चलते हैं। तो वहाँ की मिट्टी में देखा, ऐसा मुंह में डाला तो उसमें कंकर नहीं आते। अच्छा, चिकनी मिट्टी। हाँ, चिकनी मिट्टी, मिट्टी का घर, कोरई गांथे भितिया, गोबर छेना से सब लिपाई पोताई करना, आग जलाना। और वहाँ मैं जब भी मैं गया गांव में तो वहाँ नाश्ता में देखा, बेसन से खंडई बनाते थे। बेसन को
जमाते थे, फिर टुकड़ा टुकड़ा करके अच्छा उसको खटाई में डाल के बनाते थे, और चावल ये नाश्ते में मिलता था। तो ये फुलौरी कड़ी जैसा कुछ हाँ रहता हाँ है हाँ, क्या? वैसी उसका नाम रहा, हम लोग उधर खड़ाई बोलते थे जी, उसको। जी। तो ये सब चीज़ें जब मैं देखा तो बचपन से मन में नई नई बातों को देख के समझ के, और रेडियो का दौर था, सेल वाला रेडियो, हाँ, गांव में बड़ा क्रेज हुआ करता बड़ा था क्रेज रेडियो होता था। का। जिस घर में रेडियो है वहाँ बिल्कुल भीड़ लगती थी। बच्चे पीछे जाके देखते थे कि बोलने वाला कहाँ से बोल रहा है, तो उधर भी मेरा आकर्षण बढ़ता रहा। जी। और तीसरी क्लास तक एक परिवर्तन ये हुआ कि हमारे गुरुजी तीसरी क्लास पढ़ाते थे, तो उस समय की पढ़ाई में देखा कि एक हाथ में किताब रखते थे, दूसरे हाथ में चौक, और भारत का नक्शा बनाना है ना तो ऐसी बना देते थे, किताब में देखते थे और हाथ चलाते थे। तो वो ऐसा, मैंने ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच रह के शिक्षा ग्रहण करना, वो मेरे लिए एक उपलब्धि कर गई। जी। और मैं आगे चल के जब चौथी में आया तो हमारे एक मिश्रा सर ने, वहाँ शनिवार को हर रोज़ नाटक होता था। अच्छा। तो मिडिल स्कूल में फिर वार्षिकोत्सव हुआ, मैं प्राइमरी में था, चौथी क्लास में। तो महाराणा प्रताप के ऊपर एक नाटक हुआ, तो उसमें मेरे को महाराणा प्रताप बनाया गया। अच्छा। तो दादा का कुर्ता, दादा का धोती, और वो बड़ी बड़ी नकली मूंछ, वो बना करके गुरुजी ने मुझे एक कविता रटाई। सन 62 की कविता मुझे आज तक याद है। अच्छा। वो कविता थी कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है, और जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नज़र उठाएगा, वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा, वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। ये परिवर्तन का दौर लाया मेरे लिए। तीन टंगी दौड़ करते थे, लंबी कूद होती थी, कुर्सी दौड़ लड़कियों के बीच होता था। हम लोग अपने स्कूल में क्यारी लगाया करते थे, धनिया मेथी की खेती होती थी हमारे स्कूल में। और ये नाटक और एक भजन, वाकई में जब मीर अली मीर के शब्दों में आप उस भजन को सुनेंगे, कितना विश्वास था उन गुरुओं का कि ये भजन गा सकते हैं। तो उन्होंने भजन गवाया मेरे को, वो आज भी मेरे को याद है कि शिव भोले बम बम भोले, सेवक चरणों में लाज हो, प्रभु पार लगा दो नावरिया। ये भजन की पंक्ति है जिसको भी मैं मंच प्रस्तुत किया। तो मैं सन 62 से मंची कार्यक्रम देने लगा, और मेरे मन से सन 62 से डर हट गया मंच का, और आज मैं मंच का कवि हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब सन 62 से आपके अंदर ये बीज गया, और जो आज तक आप सींचते आए हैं, ना सिर्फ आपने अपने पौधे को सींच के एक बड़ा वृक्ष बनाया, और उस वृक्ष की छाप जो है आज हज़ारों लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंच रही है, और लोग आपको देख के प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, कल्चर को बचा के चल रहे हैं। आज भी गाँव में बहुत विश्वास है, मैंने देखा है लोगों के बीच में। जब आप आते हैं तो उनको लगता है कि हमारा संरक्षक आ गया, हमारी संस्कृति का संरक्षक आ गया। सर, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि आपकी शिक्षा जो रही और साहित्य को आप कैसे जोड़ते हैं आज के दौर में, वर्तमान के दौर में? क्योंकि पहले के समय में आपने बताया कि शिक्षा पद्धति ऐसी थी कि आप रंगमंच से भी जुड़े थे, आपने क्यारियों में भी काम किया है, खेल कूद में भी आप अव्वल रहे हैं। तो आज की शिक्षा पद्धति, साहित्य को आप किस तरह से जोड़ना चाहेंगे, या फिर क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है? उस समय शिक्षक जो है और विद्यार्थी के बीच इतनी आत्मीयता होती थी कि यदि किसी विषय में आप कमज़ोर हैं तो शिक्षक आपको अपने घर में नाइट क्लास लगाते थे। तो उसमें शर्त यह था कि अपने घर से चिमनी लेके आना है। तो मट्टी तेल डाल के चिमनी लेकर के गुरुजी के घर जाते थे, और रात में गुरुजी अपनी चटाई में हम लोगों को बिठा के अपने अपने लैंप के सामने पढ़ाई करवाते थे। फिर रात को हम लोग वहीं सोते थे। सुबह हम लोगों को घर के आने का परमिशन होता था। वो एक पद्धति थी, माने डिसिप्लिन था। माने शिक्षा, खेल कूद और संस्कृति। रामचरितमानस का पाठ हर शनिवार को होता था। तो हम लोग 2 लड़के बाल्टी, बड़ी बाल्टी लोहे की, उसमें डंडा फंसा के गोबर बीनने जाते थे। गोबर इकट्ठा करके लाते थे, और उस गोबर से अपनी क्लास की हम लोग लिपाई करते थे, पानी में घोर के डाल देते थे डल पूरा। तो लड़कियां और लड़के मिल के अपने क्लास को हम लोग गोबर से लीपते थे। उसके बाद रामचरितमानस का
गुटका रामायण सब बच्चों के हाथ में होता था। और जिसको अर्थ कहना है उसके पास बड़ा रामायण रख देते थे, रामचरितमानस, उसके नीचे हिंदी में अर्थ लिखा रहता था, तो उसको देख देख के अर्थ कहना पड़ता था। तो ये संस्कृति हमको अपने विद्यालय से हमारे शिक्षकों ने दी, जो आज विलुप्त हो गया है। तो इसकी आवश्यकता है कि ये फिर से आए। और बच्चों के बीच में, जैसे हम लोगों को चौथी क्लास में जब पहाड़ा रटाए, पहाड़ा याद नहीं है तो ऐसे गोटी रख के घुटना टिका देते थे। वो पहाड़ा आज तक याद है, सबसे कठिन 19 का पहाड़ा, एक सांस में मेरे को आज भी मैं पढ़ सकता हूँ उस पहाड़ा को। तो वो अच्छी थी पढ़ाई। माने आपको गणित में और भाषा का अध्ययन कराने में शिक्षकों ने इतनी मेहनत की। वो कविताएं क्यों याद है, माँ खादी की चादर दे दे मैं गाधी बन जाऊँ, बताओ, सारी कविता आज भी बच्चों को याद है। आजा राजा मामा ला बाजा, कर मामा ढम ढम, नाच राजा छम छम। माने इस प्रकार बच्चों के बीच गा गा करके गीत पद्धति से पढ़ाते थे। और ब्लैक बोर्ड वर्क अनिवार्य था, चाहे पहली का शिक्षक हो या 11वीं का शिक्षक हो। मैंने हमेशा देखा अपने शिक्षक के हाथ में चौक। गणित के शिक्षक जब पढ़ाते थे हमको रेखा गणित, तो कलर चाक लेके आते थे, नीली पीली चाक रहती थी और डायग्राम बना करके। माने अगर ब्लैक बोर्ड से कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो डायरेक्ट आपके दिमाग में जाएगा। अब तो गाइड आ गया है, हमारे ज़माने में जो टीचर गाइड लेके आया उसको पनिशमेंट हो जाता था। ये समय बहुत बदल गया है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के सुधार के लिए स्कूल में ब्लैक बोर्ड वर्ग की चेकिंग गांव के मुखिया और गांव के प्रमुख, इन लोगों को जाके हफ्ता में एक दिन करनी चाहिए कि हमारे विद्यालय में हमारे नवनिहाल क्या सीख रहे हैं, तब परिवर्तन आएगा। सर, मेरा एक सवाल और था, मैं पूछना चाहती थी कि छत्तीसगढ़ी भाषा पे आपने कुछ लिखा है जो लोग जिसको सुन के मोटिवेट हों कि अपनी भाषा से प्यार करना कितना ज़रूरी है, अपनी भाषा की महत्ता क्यों ज़रूरी है। अगर आपने इसमें कुछ लिखा है तो 2 लाइन सुना दीजिए। बहुत अच्छी बात है कि तोर सिलट तोर पेंसिल भाखा अक्षर गोटी गढ़, छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़, छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़। मैंने भाषा के प्रति संस्कार जागृत करने के लिए मैं ये गीत लिखा कि तोर सिलट तोर पेंसिल भाषा अक्षर गोटी गढ़, और छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़, छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़। ये भुइयाँ महतारी ये सेवा जतन बजाबो जी, जीबो मरबो एकरे से ची परिया टोर कमाबो जी। और जम्मू भाषा भाषी मल्ला के है बरहे पढ़, और छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़, छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़। तोर पिलस तोर और तोर सिलट तोर पेंसिल भाखा अक्षर गोटी गढ़, छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़, छत्तीसगढ़ तय आगू बढ़। बहुत बढ़िया। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट और थी, जो छत्तीसगढ़ी भाषी नहीं है, जो हमारे दर्शक बाहर से हैं छत्तीसगढ़ से, उनको 2 लाइन हिंदी में अगर आप ये समझा दें तो शायद वो भी इससे रिलेट कर पाएँ। मैंने छत्तीसगढ़ में भाषा को विधानसभा में हमारे राज्य में दर्जा मिल गया है, तो वो अब आपके हाथ में है, आपका स्लेट है, आपकी पेंसिल है, आपकी भाषा है, और देवनागरी लिपि में आपको लिखना है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोग अब अपनी भाषा को देवनागरी लिपि में रखकर भाषा का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि जागती धरा में झुकता आसमान है। बहुत बढ़िया। कि जागती धरा में झुकता आसमान है, और मेरी पाठशाला मेरी पहचान है, मेरी पाठशाला मेरी पहचान है। तो अपनी पाठशाला में, अपने विद्यालय में जाकर के हम छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोट करें, ताकि आने वाली पीढ़ी याद करे कि हम भाषा संपन्न राज्य बन गए हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, जिस तरीके से हम आपका इज़्ज़त से नाम लेते हैं, मीर अली मीर, मैं एक सवाल मेरा छोटा सा ये भी था कि ये आपका नाम कैसे पड़ा, मीर अली मीर? हाँ, मीर एक खिताब है हमारे परिवार को। मीर मने मुखिया कहा करते थे। तो कवर्धा के रजवाड़े में हमारे परिवार के लोग आए थे किसी टाइम, तो वहाँ उनके कार्य पद्धति को देख के उनको मीर का खिताब दिया गया, ऐसे हमारे पूर्वज बताते हैं जी। तो हमारे नाम में वो जुड़ा।
जब तक हम हायर सेकेंडरी में थे हमारे सर्टिफिकेट में मीर नहीं जुड़ा था। अच्छा। जब हम सर्विस में आए, लोगों के संगति में आए, मंच में जब हम कार्यक्रम देने पहुँचे तो हमारे मंची साथी रहे दत्तात्रेय अग्निहोत्री, अब बेचारे इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि मीर साहब आप मीर अली मीर के नाम से कविताएं लिखिए। और उस दिन से मैं सन 2002 से नियमित रूप से अपने आप को मीर अली मीर के रूप में मंचों में प्रस्तुत करता हूँ। ये नाम मेरे को मेरे दोस्तों ने, कवि मित्रों ने दी है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं या हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जो लोग रहते हैं, वो अगर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप इस फील्ड में क्यों जाएंगे, इस फील्ड में मतलब उतनी तरक्की नहीं होती है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपना करियर बनाए, डीमोटिवेट ना हो? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले स्वास्थ्य जो है हमारे जीवन में, संतोष हमारे जीवन में और विश्वास हमारे जीवन में, ये तीन चीज़ें जिसमें आचार है, व्यवहार है, परिवार के प्रति समर्पण है। तो जितने युवा हैं जब वो कलम उठाएं तो अपनी जो कल्पना शक्ति है उसको विचार में लाने का प्रयास करें, क्योंकि भावनाएं जो हैं बुद्धि के ऊपर हावी न होने पाए। जब आप कलम उठाते हैं, आप में योग्यता है, हर मन में एक कविता जन्म लेती है। पूरे संसार में ऐसा कोई मन नहीं है जहाँ कविता जन्म ना लेती हो। लोग उस पर ध्यान नहीं देते, साहित्य पे ध्यान नहीं देते। तो मैं यही चाहता हूँ कि युवा मन अपनी भावनात्मक इकाई को संचित करके उसको एक भाषाई रूप दें, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भाषा में आपको लिखना पढ़ना आता हो, अपनी कलम उठाएं और लोगों को और समाज को प्रेरित करने के लिए ऐसी बात कहने का प्रयास करें जो एक दिन समाज के सामने उदाहरण बने और आप लोगों के बीच प्रतिष्ठित हो जाएं। तो बस शुरुआत करने की देरी है। आप कलम उठाइए और अपने विचारों को काव्यात्मक शैली में कहने का प्रयास कर दें। जी, बहुत बढ़िया सर। सर युवाओं के लिए अगर आपने कुछ लिखा हो तो आप वो भी सुना दीजिए। युवाओं के लिए तो मैंने, जब युवा मन प्रेरित होता है तब मैं एक कविता लिखता हूँ जिसका छत्तीसगढ़ी में मैंने पढ़ा है उसको, और उसका शीर्षक दिया है सर्जिकल स्ट्राइक मोड। जैसे साइलेंट मोड मोबाइल का होता है, एरोप्लेन मोड होता है, तो मेरी कविता का शीर्षक है सर्जिकल स्ट्राइक मोड। तो मैं युवाओं को जागृत करता हूँ इसमें कि ढेरा आटे डोरी कर जाना या टिया वही तो आगिला धरा देवो उकेल के, वैठी मारे राखला रमन देवो घलोरा दरदम बोरो देवो सकेल के। और जबले माने हन मितानी कले चुपे है गोटानी, के जबले माने हन मितानी कले चुप है गोटानी, जबले माने हन मितानी कले चुप है गोटानी। और ताका झांकी जाने कर ही उसेल के, नीचे आगिला धरा देवो उकेल के, और मैठी मारे राखला रमन देवो घलोरा दरदम बोरो देवो सकेल के। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। युवाओं को प्रेरित करने के लिए आपने इतनी ऊर्जावान कविता सुनाई। मैं चाहती हूँ कि गांव के परिवेश में हम आए हैं, थोड़ा सा गांव भी घूम लें, थोड़ा खेत खलिहान देख लें, तालाब देख लें, और वहीं बैठ के फिर इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं सर, आइए। सर जब हम गांव आए हैं, गांव की गलियों में घूम रहे हैं, तो कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे गाँव का? गाँव में जो जिस ढंग से लोगों की सादगी है, उनका खान पान है, रहन सहन है, आप देख भी रहे हैं। जबकि देश हम लोग गांव में हैं, न यहाँ कोई कोलाहल है, ना कोई प्रदूषण है, सबकी अपनी व्यवस्था है, सब अपने आप में जीवंत रहने का प्रयास करते हैं। ये है गांव की परिभाषा। आत्मनिर्भर है यहाँ पर, आत्मनिर्भर है, खेती कर रहे हैं, खुश है, एक संतुष्टि है गांव के माहौल में, एक सुकून है गांव के माहौल में, जो कहीं ना कहीं शहरों में नहीं मिलता है। शहरों में तो आपाधापी है, लोग एक दूसरे के पीछे पड़े। गांव में एकता रहती है जी। हल्का सा भी कुछ देखो, आज हम आए हैं तो कितने लोग इकट्ठे हो गए। ये है गाँव की परंपरा। सर शाम का ये गोधूली बेला वाला जो समय है बड़ा ही खूबसूरत लगता है। एक हल्की सी सुनहरी सी धूप जो छन के आती है पेड़ों से, वो बहुत सुंदर लगती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग लिखने के लिए नेचर से इंस्पायर होते हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रही सर? हम लोग तो महानदी के किनारे राजिम में रहते थे स्कूल लाइफ में।
तो जितने भी कवि साहित्यकार लोगों को मैं देखता था, शाम का वक्त नदी का किनारा हो या तालाब का किनारा हो, कोई बरगद का पेड़ हो, कोई मंदिर हो, वहाँ पर जा कर के अपनी कलम की ताकत को आजमाते थे कि उसमें कितनी ताकत है। और हम लोग तो तालाब में जा कर के साथियों के साथ अपनी कविताओं को जोर जोर से आवाज़ लगाकर पढ़ा करते थे, ताकि उसमें खुले वातावरण में जहाँ ऑक्सीजन फ्री हो, ऐसे जगह में बैठ करके अपनी रचनात्मक योग्यता को लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो गांव में शाम का वक्त जो होता है, जो फुर्सत के क्षण होते हैं, इनके पास समय होता है, वो तालाब के पार में चले आते हैं, और अगर उसमें रचनात्मक क्षमता है तो उसमें और बढ़ोतरी होती है। ये है गोधीलू विला और गांव की शाम की ये वो गाय की घंटी की आवाज़ जो आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। गाय की घंटी हो या बकरियां आ रही हो या गांव की कोई महिला आ रही हो अपने खेतों से काम करने के बाद, आप तो ये सारी चीज़ें जो है ना अपने को नेचर के साथ जोड़ देती। किसान शाम को आ रहा है, चिड़िया शाम को अपने घोंसले में आ रही है, गांव के लोग वापस आ रहे हैं, उनके मवेशी वापस आ रहे हैं, तो इससे कलमकार को प्रकृति के प्रति सौंदर्य बोध होता है। बिल्कुल सही कहा। ये है गोधूली विला। सर, मेरा अगला सवाल जो है वो थोड़ा गंभीर मसले पर है। हम जिस गांव में आए हैं, एक बार गांव से ही लोगों से पता चला मुझे कि डॉक्टर कलाम भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से डॉक्टर कलाम जो थे वो धार्मिक बंधनों से, उस धार्मिक बंधनों के दृष्टिकोण से परे थे, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में आप हैं जो धार्मिक बंधनों के दृष्टिकोण से परे जा चुके हैं। आप ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं जो गंगा जमुनी तहज़ीब को जो है आप लेकर चल रहे हैं साथ में। तो ये वाकई में देश के लिए कहीं ना कहीं आपसे सीखने वाली बात है। पूरा देश आपसे सीख सकता है कि ये गंगा जमुनी तहज़ीब जो है उसको संतुलित करके कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा बढ़िया प्रश्न किया आपने। सन 2000 में हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का आगमन इस सुंदरकेरा गाँव में हुआ था। रतन ज्योत के ऊपर जब बात चल रही थी पूरे छत्तीसगढ़ में, तो उनका आगमन हुआ था। और मैं अपने देश, अपने भारतवर्ष के बारे में सोचता हूँ, धर्म बहुल, विविधताओं से परिपूर्ण हमारा ये अनुराग देखिए कि सभी लोगों की धार्मिक भावनाओं का स्वागत करते हुए हम अपने आप को गूंथ कर अपने परिवार को संचालित करने की योग्यता रखते हैं। अलग अलग धर्म हैं कि मंदिरों में घंटियाँ, मस्जिदों में अजाने, कहीं कलेशिया की गूंज तो गुरु वाणी की गूंजें। तो सब धर्म, सारे लोग, और गांव में मैं अपना पूरा जीवन गुजारा तो धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह इतनी शक्तिशाली मुझे मिली कि उन्हें परवाह नहीं रहता। तो ये है परिवेश, ये है गांव, और ये है मेरा देश, और ये है मेरा भारत, जहाँ पर बहुलताओं को लेकर के हम लोग एक अनुराग बना करके उस रंग में रंग जाते हैं। एक ऐसा आनुपातिक रंग है हमारे देश में, जैसे एक ब्रैकेट में बहुत सारी संख्याओं को लेकर के हम गुणा भाग करते रहते हैं, वैसे ये ब्रैकेट की संख्याएं हैं हमारे देश की जनसंख्या, और उस जनसंख्या के बीच हमारी जो है तालमेल एक गणित के अंक के आधार पर चल रही है। ये अनूठा संयोग है जहाँ गुणा भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है, उसके बाद भी वो संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। ये हमारे भारत की एकता का प्रतीक है। बहुत सही कहा। भारत की एकता की बात करें तो हम मोती की उस माला की तरह हैं जो सब आपस में पिरोए हुए हैं, सब अलग धर्म, जात, भाषा के हैं, लेकिन वो यूनिटी, वो एकता आज भी देखने को मिलती है। और भारत का, हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि किस प्रकार से यूनिटी है यहाँ पर, धार्मिक सद्भावना, लोगों के बीच प्रेम संबंध, मन में कोई विचार है तो वैचारिक जब उनको मौका मिलता है तो एक दूसरे के प्रति अपनी भावना को रखते हैं। पंचायत की जो प्रथा है, गांव में मैं रह के देखा कि एक सरपंच अपने गांव में पंचायत में कैसी व्यवस्था देती है, एक ग्राम प्रमुख अपने पंचायत में कैसी व्यवस्था देते हैं, उसका प्रमाण है इस गांव में कि गांव का प्रमुख और गांव का सरपंच, दोनों का नाम इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं ताकि लोगों को ये न लगे कि दो लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। मैं गांव का मुखिया
और गांव का सरपंच जब अपने गांव को सुधारने के लिए, आप इसी तालाब को देखिए, चारों तरफ घूम के आप देख लीजिए, सब तरफ मजबूत पचरी बना हुआ है, कहीं एक आपका गुटके का पाउच नहीं दिखा मेरे को। ये है उदाहरण कि ऐसे वातावरण को बना करके पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को सजाने का हम काम करें। और ऐसे मुखिया जब समाज में आते हैं तो निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा मिलती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी, हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय दर्शक हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है कि लोगों के मन में अभी भी विचार है, जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो सोचते हैं लोग कि थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की छवि आप कैसे उनको दिखाना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं? तो ये जो भावना है, ये जो दृष्टिकोण है, उसको आप लोगों तक कैसा पहुंचाना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे अपने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो आपको छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा। बिल्कुल। जितने भी दर्शक श्रोता हैं, आके देखें हमारा छत्तीसगढ़ का सौंदर्य। नवा रायपुर जो राजधानी, वहाँ आकर देखें। उसके बाद आपको यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर माता कौशल्या का मंदिर मिलेगा बनता हुआ। माता कौशल्या का मायका हमारे छत्तीसगढ़ को कहा गया है, दक्षिण कोशल कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ की भूमि से ही होकर के गुजरे हैं। तो करीब करीब उनका जो वन का जितना भी रचनात्मक और सहयोगात्मक जो कार्य विधि है, वो आज भी छत्तीसगढ़ में हमको देखने को मिलता है। आज भी यहाँ की भाषा में भगवान के नाम के आगे देखो कहाँ गिरे भांचा राम। अब भांचा को पैर पड़ने की परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो जब तक आप छत्तीसगढ़ नहीं आएंगे, छत्तीसगढ़ का आप न्यागरा देखिए जा कर के, चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ आने के बाद ही आप छत्तीसगढ़ को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ की सादगी, यहाँ की संस्कृति और गढ़ कलेवा के चर्चा के बिना आपको बिल्कुल, मैं जब भी कहता हूँ ना कि छत्तीसगढ़ में आना है तो गढ़ कलेवा जाग देखें, छत्तीसगढ़ी व्यंजन का मिठास देखें। क्या चिला है, क्या फरा है, क्या देहरौरी है, क्या नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसको हम अथान बोलते हैं, आप लोग अचार बोलते हैं। वो सईघो आमा के अथान देखो, जिसमें उसमें अंदर मसाला, जिसको कूर बोलते हैं, बस बीच से आम को फाड़ दिया जाता है और मसाला डाल के 2 साल तक सरसों के तेल में डुबा के रखते हैं। तो उसका भी स्वाद आप लीजिए। तो यहाँ स्वाद है, संस्कृति है, तीज त्योहार हैं, व्रत उपवास हैं। निर्जला उपवास रह करके अपने पति के दीर्घायु कल्पना करना, वो तीजा पोरा का त्यौहार आज आप देखेंगे तो गांव का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर बेटी को संस्कारित ढंग से एक इनाम के रूप में उनको नया साड़ी लेके देते हैं, उनका स्वागत सत्कार होता है। भाई और पिताजी जो होते हैं किस ढंग से अपनी बेटियों को अपने मायके में उनके आने के बाद जो सत्कार होता है, बेटियां एक साथ शाम को निकलती है, जिस दिन पोला का त्यौहार होता है, एक छोटा सा दिया होता है, उसको पोरा बोलते हैं, पोरा पटकने का। और उनका खेल कूद देखिए कैसे बचपना उनका वापस आ जाता है, कोई कबड्डी, कोई खो खो, कोई बिल्लस। तो बेटियों को मायका में ला करके माँ बाप और भाई जो प्यार और संस्कार देते हैं, उस पर्व में आप आएंगे तो लगेगा आपका छत्तीसगढ़ कितना संपन्न और सुरक्षित है। सही कहा सर आपने। ये जो बेटियों की आपने बात की, मैंने भी ये देखा है कि छत्तीसगढ़ में समानता बहुत है, पुरुष और महिला में समानता बहुत है। यहाँ पर बेटियों को भी उतना ही समान रूप से परवरिश दी जाती है, समान रूप से सुविधाएं दी जाती है जितनी बच्चों को दी जाती है। तो इस पर आपके क्या विचार है सर? मैं आपको बताऊँ, बेमेतरा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में गया था, तो देखिए वहाँ संवाद कैसे होता है महिला और पुरुष में। औ साहेब, एक पुरुष अपनी पत्नी को साहेब बोल रहा है। अच्छा। तब उसकी पत्नी जवाब दे रही है, नहीं साहेब, हो गए साहेब। माने साहब के, जैसे मैं वृंदावन गया तो वहाँ राधे राधे हर चीज में, रिक्शा वाला भी राधे राधे कर रहा है, मिठाई दुकान वाला राधे राधे कर रहा है, लोग आपस में मिले राधे राधे कर रहे हैं। तो वो संस्कृति देखो गांव में कैसे आती है, वो का हाल है साहेब। सतनाम पंथ में आप चले जाएं तो वहाँ पर गुरु घासीदास जी का जो जितने संप्रदाय में लोग हैं उनके रहन सहन को आप देखें, उनका वो जैत खम, जहाँ पर कहीं पर आप देखेंगे सिंगल
खम्भ मिलेगा, कहीं पर डबल मिलता है। अच्छा। तो डबल 2 खम्भ जहाँ उसको जोड़ा जोत खम्भ बोलते हैं। अच्छा। माने एक सूरज का प्रतीक है और एक चांद का प्रतीक है। अच्छा। माने सूरज की ज्योति को लेकर के अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करने वाले, यदि गुरु घासीदास बाबा का जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है तो वह भी आप जाके देखें उनकी जन्मभूमि को। ये सौंदर्य बोध देखना है तो आपको छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा और बार बार आना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मेरा आखिरी सवाल जो आपसे रहेगा, बहुत सारे युवा जो है अलग तरीके से अपनी रचनात्मक शैली के साथ आ रहे हैं, उनके लिखने का तरीका बहुत अलग है, तो इस नए कलेवर को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये मैंने बहुत अच्छी बात है कि अभी आप देख रहे हैं कि छंदबद्ध कविताओं के साथ साथ छंद मुक्त कविताओं को लिखने का दौर आ गया है जी। और मैंने बहुत सारे युवा कलमकारों को पढ़ा है तो छंदबद्ध रचनाएं भी हैं उनके पास और अभी उनका छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण भी हो रहा है और एक दूसरे को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं टीम बना करके। तो छंदबद्ध रचनाएं तो आगे चल के हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो नए कलमकार आ रहे हैं, जो अपनी कलम के ताकत से समाज को एक नया साहित्य देना चाह रहे हैं, वो नया प्रयोग कर रहे हैं। एक छोटी छोटी कहानी लिख रहे हैं, कोई छोटा उपन्यास लिख रहा है, कोई अपनी नई कविताओं के तेवर के माध्यम से मंच में आ रहा है, कोई ओज रस को लेके आ रहा है। तो युवाओं में, मैं पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे हिंदुस्तान में देखता हूँ, जब एक युवा कलमकार साहित्य को लेकर आता है तो उसमें एक नयापन रहता है, एक पैनापन रहता है। तो आने वाली पीढ़ी में ये पैनापन बहुत सार्थक अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा और मैं तो चाहता हूँ कि नए कलमकार सभी विधाओं पर लिखें। केवल कविता को लेके चलने से जो है साहित्य संपन्न नहीं होगा, संबद्ध हमको अलग अलग विधाओं को भी लेना पड़ेगा। इतनी विधाएं हैं, जो आपके विचार हैं अपने विचारों को आप रखें ताकि साहित्य जगत में हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रांत का, हमारे गांव का गौरव बढ़े। बहुत सही कहा सर आपने। जो ये मूल मंत्र दिया है, मैं भी कोशिश करूंगी कि ये मूल मंत्र मैं भी आत्मसात करूं। सर गांव में हम आए हैं, शाम भी ढल चुकी है और आपके आने की खुशी में गांव वाले इतने एक्साइटेड हैं, इतने उत्साहित हैं कि आपकी कविताएं सुनने को वो बहुत आतुर है और इसलिए एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन भी गाँव वालों ने कर दिया है। तो इस इंटरव्यू को, इस वार्तालाप को कोशिश करते हैं कि हम यही ख़त्म करें और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। चलिए सर। बढ़िया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज की परिधि से परे चले जाते हैं, समाज इनमें समा जाता है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी मीर साहब से मुखातिब हो मुझे एहसास हुआ कि धर्म, जात पात की बेड़ियों से ऊपर उठना है तो साहित्य का दामन थाम लीजिए। मीर साहब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक राह बना गए हैं। उनसे मिलकर एक कविता मैंने लिखी। कदम कदम चला था मैं, कदम कदम चला था मैं, भीड़ बेहिसाब थी, आगाज थी वो जीत की और जोश लाजवाब था। वो वक्त था जो बह गया, उस वक्त की कुछ बात थी। खड़ा हूँ मैं लिए मशाल, पीढ़ियों की राह में, आज भी ना जाही कारे, ना जाही कारे, ना जाही का कमरा यो खमरी अरे तू तारी और बहुत ही सुंदर ढंग से हम सब ये मंच के माध्यम से बताइए और बहुत ही हम सबके सौभाग्य है जो हमारे ग्राम सुंदर केरा के पावन धरा पर आदरणीय मीर अली मीर जी का आगमन हुआ है। हम सबका सौभाग्य है जो हम सबको दर्शन लाभ मिला है। समस्त आदर्श ग्राम पंचायत सुंदर केरा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। कि जब गांव के प्रति कोई प्रेम पैदा होते तो कैसे आदमी अपन गांव के प्रेम लेके मोबाइल में ओखर लेकर मोर फोटो दिखा दे आएगा, ये माया है। और DNN माध्यम बन गए, पूरा दुनिया आपके गांव ले देखी, मोला देखी, तो मोला पता कतेक अच्छा लगी, तेला बता नहीं सको कि रसना माँ मर्यादा जी हाँ मुहे सुखी परिवार है,
और धूप छाँव लागे रही छे घर संसारे, घर संसारे। ये महतारी के मैया के गुणवंतीन दाई मोर, धनवंतीन दाई मोर, मैया पैया लागो तोर। के भरे कटोरा धान के, भरे कटोरा धान के, तोर चर्चा रहे शोर। गुणवंतीन दाई मोर, धनवंतीन दाई मोर, मैया पैया लागो तोर। सबरी दाई आसमणाई छिवरी नारायण जागे, के सबरी दाई आसमणाई छिवरी नारायण जागे। और चीखे बोर के भोग लगा दे छत्तीसगढ़ हरियागे, के चीखे बोर के भोग लगा दे छत्तीसगढ़ हरियागे। राम सिंह राजा मन खोजे, के राम सिंह राजा मन खोजे, हनुमान है दासा, तुर कौन मिलन है बासा, तुर कौन मिलन है बासा। धरती के कोखला सिरजैया, तुर कौन मिलन है बासा, तुर कौन मिलन है। यही सुधराई लगे कि मैं चिंतन करे तो नंदाज यही काल लिखे वाला पढ़ता हूँ। दो लाइन नहीं नंदावे पहली है नहीं, नहीं नंदावे, नहीं नंदावे, नहीं नंदावे ना। आही अगती तिहार, आही हरेली तिहार, और चंचन ले चिला रोटियां माँ के अथाली मो चटनी करौंदा, नहीं नंदावे ना। के खनन खनन नदिया बैला जिया चुपुलिया, और पोरा पट के फुफू दीदी खोखो मोखो डलिया। और बैठे कराही भोजी खाबन मलिया मलिया, ऐसा रोटी देहरौरी नहीं नदावेना। नदाही का अब चिंतन कर रहे हो, गीत लगा हो। नंदा जही कारे, नंदा जही कारे, नंदा जही का कमरा यो खमरी अरे तू तारी छू। और ऐसे करूं तो नंदा जी का एक साथ बोलना, ठीक है। के हो तू बिहनिया पखरा के आगी, केड़गा है चोंगी केड़गा है पागी। नोई झूले जस घर कस माला, धारे कसेली दौड़ा थे ग्वाला। केड़गा लौड़ीला भाखा दबाए, बंसी के धुन माँ धेनु चरैया। नंदा जही का, जोर से बोलो, नंदा जही। फिर गाँव के हो तू बिहनिया पखरा के आगी, केड़गा है चोंगी केड़गा है पागी। नोई झूले जस घर कस माला, धारे कसेली दौड़ा थे ग्वाला। केड़गा लौड़ीला भाखा दबाए, बंसी के धुन माँ धेनु चरैया। नंदा जही के रच रच मच मच गेड़ी मचैया, गाँव गली माँ पड़की नचैया। बांदर के छापू में रहस रचाए, पंछी के झुल्ला गाए बजाए। गाँव के लीला चाउर के चीला, मेला माड़ई माँ ढेलवा झूलैया। नंदा के जीमी कांदा कंजी सैया उसना गे, लेगा बरी के बनैया नंदा गे। दार के पीछिया दौड़ी बरीला, चेच भागी संग धारे जोड़ीला। मही पिलोए पठोए मंगाए, डुबकी कढ़ी के रंधैया। नंदा जही का, हे नंदा जही का रे, नंदा जही का रे, नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी। पावन धरा पर आपका शुभागमन हुआ, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। आपका रहा सर जी बहुत ही याद सफल रहेगा, बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। ऐसे नमन करे भाव के साथ वाणी करूंगा।